गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी सोशल साइंस टीचर आकांक्षा अनुभूति एक बार फिर से जुड़ गई हूं आपके साथ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सामाजिक विज्ञान की यात्रा में पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का, राजनीति विज्ञान का एक चैप्टर खत्म कर चुके हैं। एक चैप्टर समाप्त हमने कर लिया है। जल्दी ही उसका रिवीजन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ये सब हम लेकर के आएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको सामाजिक विज्ञान के एक दूसरे सेक्शन में ले चलती हूँ, एक दूसरे विभाग में ले चलती हूँ, जो कि है हमारी अर्थव्यवस्था। जी हाँ, आप जानते हैं कि आपके सोशल साइंस में 5 सेक्शंस हैं: हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट। इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन। तो इस यात्रा में अब हम आए हैं और हमारी अर्थव्यवस्था की तरफ, क्लास 10th अर्थव्यवस्था, जिसकी पुस्तक का नाम है हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2। जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था बच्चों, हमारी अर्थव्यवस्था भाग 1, ये आपकी पुस्तक का नाम था। और इस बार आप इसी सीक्वेंस में आगे भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 9th में था। शुरू करते हैं इसको। ये आपकी पुस्तक का कवर पेज है बच्चों, हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2 का। इसको आगे ले चलने के पहले, क्योंकि आज का जो ये हमारा लेक्चर है, आज का जो ये हमारा वीडियो है, ये कंप्लीटली डिपेंड है कि हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है पूरे वर्ष भर, और उन अध्यायों में, उन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट तरीके से हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि प्रश्न खूब आते हैं। एक परिचय मैं आपका आज के इस सब्जेक्ट से कराने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिए। इसके पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछती हूँ, क्या आप जानते हैं अर्थव्यवस्था क्या होती है? क्या आपको पता है कि अर्थव्यवस्था विषय है या नहीं है? बच्चों, अर्थव्यवस्था कोई विषय नहीं है। विषय का नाम है अर्थशास्त्र, है ना, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र एक विषय है, जबकि अर्थव्यवस्था किसी स्थान के आर्थिक, अर्थशास्त्र के किसी स्थान के आर्थिक विकास के, वहां के संसाधनों के प्रबंधन और बाकी चीजों के सिस्टम को समझिए कि उसके प्रबंधन का सिस्टम है। अर्थव्यवस्था व्यवस्था है, जबकि अर्थशास्त्र विषय है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं, जिससे कि आप अर्थव्यवस्था को और अच्छे से समझ पाएंगे। कहते हैं कि जो संसाधन होते हैं ना, किसी भी देश में संसाधनों के प्रबंधन को, उसके सिस्टम को हम कहते हैं कि ये उस देश की अर्थव्यवस्था है। इसको कैसे समझेंगे आसान भाषा में? चलिए आपका ही मैं उदाहरण देती हूं। आप सभी क्लास 9th में थे इसके पहले, राइट? क्लास 9th में आप सारे बच्चों के पास एक जैसी किताबें, एक जैसे शिक्षक, एक जैसे नोट्स, सारे के सारे जितने भी आपके संसाधन थे पढ़ाई के, वो सब एक जैसे, है ना। यहां तक कि परीक्षाएं हुई तो सबके प्रश्न पत्र भी एक जैसे आए, ठीक है। आपने पूरे वर्ष भर एक जैसे संसाधनों से अपनी पढ़ाई की। संसाधन तो आप जानते होंगे, जो हमारे उपयोग में आते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। यहां मैं पढ़ाई के संसाधनों की चर्चा कर रही हूं। जब आप सबने एक जैसे संसाधनों से पढ़ाई की और जब आपको एक जैसे प्रश्न पत्र ही दिए गए, तो मुझे बताओ बच्चों, क्या आपका रिजल्ट एक जैसा आया? सारे बच्चों का नहीं आया। कारण क्या है? कारण यह है कि आप में से जिस किसी ने भी अपने संसाधनों का जितना बेहतर प्रयोग किया, जितना बेहतर उपयोग किया, उसका रिजल्ट उतना अच्छा आया। यह है एक स्टूडेंट की, एक विद्यार्थी की अर्थव्यवस्था, कि उसके पास जो पढ़ाई के संसाधन उपस्थित हैं, उनसे वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई करता है, अपनी तैयारी करता है, अपने आप को निखारता है, अपने ज्ञान को निखारता है, और कैसे परीक्षाओं में लिखता है और उसके रिजल्ट्स आते हैं। ठीक ऐसा ही होता है देशों के मामले में, है ना। हर देश में कुछ संसाधन उपलब्ध है। संसाधन कुछ भी हो सकते हैं, वहां के खनिज, वहां के जंगल, वहां के लोग, वहां के मेहनती लोग, लोगों का ज्ञान, लोगों का कौशल, है ना, ये सब, वहां के उद्योग धंधे, ये सब संसाधन है। तो ये सारी चीजों का उस देश की सरकार, उस देश की व्यवस्था कैसे इसे व्यवस्थित करके और किस तरीके से अपने देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करती है, यही उस देश की अर्थव्यवस्था में हम पढ़ते हैं।
यहाँ हम पढ़ेंगे हमारी अर्थव्यवस्था। अच्छा, अब हमारी मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था। इसको चलते हैं, अब देखते हैं, ये इसका परिचय था। एक एक करके चैप्टर्स को देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमको इसमें पढ़ने हैं। ये है आपके चैप्टर्स की सूची। ये आपके चैप्टर्स की सूची है, आपकी किताब का ही पृष्ठ है। पहली इकाई है यानी पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। दूसरा है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तीसरा मुद्रा बचत एवं साख। चौथा है हमारी वित्तीय संस्थाएं। पांचवा रोजगार एवं सेवाएं। छठा वैश्वीकरण। और सातवां उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। ऐसे आपको चैप्टर के नाम देखने में भारी भरकम लग रहे होंगे, लेकिन जब इसको हम अच्छे से समझेंगे, हमारी इनकी समझ बढ़ेगी इनके साथ, तो फिर ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे और आप अपने डेली लाइफ से इसको रिलेट कर सकेंगे। आपकी समझ और बढ़िया बनेगी। आइए चलते हैं, एक एक करके चैप्टर्स को देखते हैं। ये है हमारा पहला चैप्टर, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आइए देखते हैं इसमें हमें पढ़ना क्या है। इसमें हमको पढ़ना है बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसकी संरचना क्या होती है। अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जिसमें कि आपने पहले भी पढ़ रखा है, हम इस बार भी पढ़ेंगे। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, जिसमें हम सेवाओं के विषय में पढ़ेंगे, वस्तुओं के उत्पादन के विषय में पढ़ेंगे। प्रकार में हम जानेंगे कि कैसे समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। फिर हम जानेंगे कि हमारे देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है। फिर हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ है। हम यहाँ जानेंगे कि ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ब्रिटिश के जाने के बाद स्वतंत्रता के समय, आजादी के समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, इसको हम जानेंगे। फिर हम समझेंगे कि आर्थिक विकास, मौद्रिक विकास, सतत विकास, समावेशी विकास और आर्थिक नियोजन जैसे जो टर्म्स हैं, जो ये शब्द है, ये कुछ ऐसी शब्दावली है अर्थव्यवस्था की, इसको एक एक करके हम जानेंगे। इसके बाद हम योजना आयोग, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हमें मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी एक पढ़ेंगे, जिसमें कई सारे बैंकिंग के टर्म हमें मालूम चलेंगे। इसके बाद हम आर्थिक विकास की माप कैसे करें और इसके लिए कौन कौन से सूचकांक हैं, इसको भी जानेंगे। मानव विकास सूचकांक का भी टॉपिक हमारे पास आएगा और बाद में जाकर के राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट और भी अंततः बिहार के विकास की स्थिति। यानी कि आप देखिए कि चैप्टर आपका परिचय हमारी अर्थव्यवस्था से कितनी अच्छे तरीके से करा रहा है। हमारा प्रथम कदम, हमारा प्रथम परिचय हमारे इस क्लास 10th की अर्थव्यवस्था से बहुत ही बेहतर तरीके से होगा इस अध्याय 1 में। बच्चों, आपका जो चैप्टर है, आपका जो सिलेबस है, वो इतने अच्छे तरीके से आपकी किताबों को डिजाइन किया गया है, इतने अच्छे तरीके से टॉपिक्स इसमें शामिल किए गए हैं, इतनी मेहनत करके, जो कि आपकी समझ को बहुत अच्छा बनाते हैं और आपके लाइफ के का जो करियर है, इसका फाउंडेशन मजबूत करते हैं, है ना। मुझसे एक बार एक बच्चे ने पूछा कि मैम, टीचर एक ही विषय पढ़ाते हैं लेकिन बच्चे को क्लास 10 तक सारे विषय पढ़ने पड़ते हैं, क्यों? मैंने उसको यही बताया कि जब कोई मकान बनता है ना, तो मकान तो जमीन के ऊपर बनता है, लेकिन उसके लिए जो सबसे पहले काम शुरू होता है, तो खुदाई जमीन के नीचे होती है। क्यों? क्योंकि ताकि उसका फाउंडेशन डाला जा सके, उसकी नींव डाली जा सके, और जितनी मजबूत नींव होती है, उतना ही मजबूत मकान बनता है ना बच्चों। ऐसे ही आपकी समझ जितनी अच्छी होगी क्लास 10th तक हर विषय में, आप आगे आने वाले समय में अपने जीवन में उतना ही अच्छा कर सकेंगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाएं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे अध्याय पर, राज्य एवं राष्ट्र की आय। अब देखो बच्चों, ये आय क्या होता है, इसको हम समझेंगे कि ये आय नाम की चीज जो है, इनकम, ये क्या है। इनकम सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। जब हम इनकम शब्द बोलते हैं तो हमें पैसे याद आते हैं, हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल याद आती है। तो ये आय क्या है, आय की अवधारणा हम जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि बिहार राज्य की आय की क्या स्थिति है, बिहार राज्य में क्या स्थिति है आय की। फिर हम राष्ट्रीय आय की टर्म के विषय में जानेंगे, नेशनल इनकम, जिसे हम शॉर्ट में एनआई भी कहते हैं। बच्चों, ये सब अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में बड़े महत्वपूर्ण टर्म्स हैं।
इसके बाद हमें पता चलेगा कि राष्ट्रीय आय के प्रमुख अंग क्या होते हैं, जैसे सकल घरेलू उत्पाद क्या है, कुल या सकल घरेलू उत्पादन किसे कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहते हैं। अभी आपको सारे शब्द मुश्किल लग रहे होंगे, सारे शब्द नए लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इसको समझेंगे कि बहुत आसान है, बहुत ही आसान। फिर हम जानेंगे कि भारत की राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश क्या रहा है, कैसे भारत की राष्ट्रीय आय की बातें कैसे शुरू हुई, किस तरह हमारा इतिहास रहा है अर्थव्यवस्था के मामले में। और फिर हम प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम के विषय में जानेंगे, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका क्या सूत्र है। फिर हमें पता चलेगा कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है और इसकी गणना में किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, या राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए देश किस तरह के प्रयास करता है, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी क्या भूमिका है, और अंत में विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान है, इसकी क्या भूमिका है, हम इसको जानेंगे। और जब ये सब कुछ हम पढ़ लेंगे तो हमारा ये दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं तीसरे चैप्टर पे। तीसरा चैप्टर देखो, कंटेंट आपको कम दिख रहे होंगे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, मुद्रा, बचत एवं साख, है ना। इसमें हम जानेंगे मुद्रा क्या है, मुद्रा को करेंसी भी कहते हैं हम अपनी सामान्य बोलचाल में, है ना। तो मुद्रा का यानी मनी, इसका आविष्कार कैसे हुआ, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी, इसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, हम एक एक करके इसको समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि विनिमय के स्वरूप क्या क्या है, विनिमय माने एक्सचेंज, किसी वस्तु विनिमय, है ना। एक्सचेंज यानी कि किसी चीज को खरीद बिक्री करना, इसके क्या क्या स्वरूप है, जिसमें हम वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम विश्व की कुछ प्रमुख मुद्राओं के विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इस मुद्रा के क्या कार्य हैं, इसका क्या महत्व है, इसको समझेंगे। फिर प्लास्टिक मुद्रा और आधुनिक तकनीक के विषय में हम चर्चा करेंगे, प्लास्टिक मनी के बारे में चर्चा करेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। फिर बचत क्या होती है, चैप्टर के दूसरे हिस्से में हम जाएंगे तो हम जानेंगे कि बचत किसे कहते हैं, सेविंग किसे कहते हैं। फिर हमें ये मालूम चलेगा कि साख, क्रेडिट क्या है, फिर इस साख के क्या आधार है। ये सारे शब्द आपके लिए नए हैं, लेकिन चैप्टर में आने के बाद से ये सारे शब्द आपसे इतने फैमिलियर हो जाएंगे, इतने अपने हो जाएंगे कि आपकी समझ बहुत ही बढ़िया बन जाएगी इसके लिए। और उसके बाद साख पत्र जैसे कि चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, प्रतिज्ञा पत्र, इन सारे टर्म्स को हम जानेंगे। और इस तरीके से हमारा चैप्टर 3 भी खत्म होगा। मैं आपको बता दूं बच्चों कि हर चैप्टर के खत्म होने के साथ ही उसका रिवीजन भी हम करते चलेंगे, उसके क्विक नोट्स भी करते चलेंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं या हो सकते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। हमारा चौथा अध्याय होगा हमारी वित्तीय संस्थाएं, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हम सबसे पहले इसमें यह समझेंगे कि ये वित्तीय संस्थाएं होती क्या है। इसके बाद हम हमारी सरकारी वित्तीय संस्थाएं क्या है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं, और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, हम इसके विषय में जानेंगे। फिर राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के विषय में यानी कि नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जब हम जानने को आएंगे तो हमें भारतीय मुद्रा बाजार के बारे में पढ़ना होगा, हमें भारतीय पूंजी बाजार के बारे में पढ़ना होगा, जिसे कि इंडियन कैपिटल मार्केट भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और फिर वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों अभी तक जब आप इन बातों के बारे में, इन शब्दों के बारे में सुनते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, आपसी बोलचाल में हो, या फिर टीवी न्यूज में हो, तो आप शायद थोड़ा सा उलझ जाते होंगे कि ये क्या है। लेकिन जब आप ये चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो इन सब चीजों को आप समझना शुरू कर देंगे, है ना। फिर हम जानेंगे कि राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं, स्टेट लेवल की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिर इसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या हैं, यानी कि गैर संस्थागत और संस्थागत स्रोत क्या होते हैं, इन सब के विषय में हम समझेंगे। उसके बाद कृषि और ग्रामीण साख, एग्रीकल्चरल एंड रूरल क्रेडिट, इसको भी हम जानेंगे यहाँ पे। उसके बाद संस्थागत वित्तीय स्रोत, चाहे वो सहकारी बैंक हो, चाहे प्राथमिक सहकारी समितियां हो,
भूमि विकास बैंक हो, व्यावसायिक बैंक हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, यानी कि तमाम तरीके के जितने भी हमारे बैंक्स हैं जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हमारे लिए समय समय पे कार्य करते हैं। बैंक क्या होता है आप जानते हैं, बहुत ही कॉमन सा टर्म है, आपको पता है, लेकिन फिर भी इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत डीपली समझेंगे, इसके क्या कार्य होते हैं, व्यावसायिक बैंकों के क्या कार्य हैं, ये बैंक कैसे काम करते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से हमारे पैसे इनके पास हम जमा करते हैं, और इसके बाद क्यों क्यों कौन सी सर्विस बैंक देते हैं, कैसे ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक बैंक किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, हम इन सारी बातों को जानेंगे। उसके बाद सहकारिता, भारत में सहकारिता का विकास, राज्य के विकास में भूमिका, और स्वयं सहायता समूह के बारे में अंत में हम पढ़ेंगे। सहकारिता बच्चों कोऑपरेटिव्स को कहते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में स्वयं सहायता समूह के विषय में पढ़ेंगे, और तब जाकर के हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अध्याय 5 पे हम चले तो अध्याय 5 है रोजगार एवं सेवाएं। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि आपको रोजगार करना है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, आपको कुछ जॉब लेनी है, नौकरी लेनी है, अपने आप को स्थापित करना है ना। तो जब आप रोजगार एवं सेवाएं के अध्याय 5 में आएंगे तो आप रोजगार और सेवा में सबसे पहले संबंध जानेंगे और थोड़ा सा अंतर भी जानेंगे। दोनों टर्म्स क्यों अलग हैं, एक ही होते हुए, सिमिलर होते हुए, संबंधित होते हुए भी कैसे अलग है, आप इसको जानेंगे। फिर आर्थिक क्षेत्र के 3 रूपों के विषय में जानेंगे, कृषि, उद्योग और सेवा। इसके बाद सेवा क्षेत्र की भूमिका को यहाँ पे हम मुख्य रूप से चर्चा इसकी करेंगे। सेवा क्षेत्र के बारे में इस अध्याय में बहुत कुछ पढ़ना है, इसकी भूमिका क्या है, इसके क्या प्रकार हैं, इसका क्या महत्व है, इसका क्या औचित्य है, और हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हम ये भी जानेंगे। और रोजगार सृजन के रूप में सेवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, सेवाओं की वजह से हमारे देश में, हमारे समाज में किस तरीके से नए नए रोजगार उत्पादित किए जा रहे हैं, बन रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है, और सृजन कैसे किया जा सकता है। बच्चों आप जानते हो कि हमारे देश में या आज के समय में हमारे समाज में बेरोजगारी एक बड़ी सामाजिक समस्या है। बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर सेवाओं का सृजन, रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है। इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे सूचना प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के विषय में। हालांकि वैश्वीकरण पे एक पूरा चैप्टर हमने पढ़ना है आगे चल के। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आउटसोर्सिंग, इसके विषय में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी आज के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो चुका है। आगे है भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में। आपको पता होना चाहिए कि भारत के लोग, भारतीय पूरे विश्व के ज्यादातर विकसित और बहुत डेवलप्ड देशों में जा करके सेवा दे रहे हैं, कई देशों के लिए काम कर रहे हैं। इतने देश जो विश्व में विकसित बनते हैं उसके पीछे भारतीयों का दिमाग है कहीं ना कहीं। इसको हम समझेंगे, इसको जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं क्या क्या हैं, क्या क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इसके, और उसके बाद इस सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका है, जो आप यहाँ पर विद्यालय में आकर के ग्रहण कर रहे हैं, इस वीडियो से ग्रहण कर रहे हैं। इस शिक्षा की सेवा क्षेत्र में क्या भूमिका बनती है, इसका क्या औचित्य है, क्या महत्व है, इसको समझेंगे आप। फिर आधुनिक मंदी में सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आधुनिक मंदी का, इसको आप जानेंगे। और तब बिहार में रोजगार की स्थिति क्या है और इसके लिए क्या चुनौतियां हमें फेस करनी पड़ रही हैं, आप इन चीजों को भी समझेंगे। आप देखते हैं कि आए दिन सरकारों पर ये आरोप लगते हैं कि रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं। लोग मांग करते हैं सरकार से कि हमें रोजगार दीजिए, हमारे देश में, हमारे समाज में रोजगार सृजन कीजिए। ये सारी चीजों के विषय में आप डीपली इसको जान पाएंगे कि रोजगार सृजन क्या होता है, कैसे किया जा सकता है, उसमें हमारी और आपकी क्या भूमिका हो सकती है, और किस तरीके की मानसिकता हमें रखनी चाहिए इसको लेकर के। ये सारी चीजें इस चैप्टर से क्लियर होंगी। अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर है, जैसा कि मैंने कहा था, वैश्वीकरण, अध्याय 6। देखो वैश्वीकरण क्या है, तो सबसे पहले तो हम इस 3 चीजों के बारे में जानेंगे, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। और यहीं से हमारे लिए टर्म निकलेगा कि वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन में एक शब्द है ग्लोब, वैश्वीकरण में एक शब्द है विश्व।
है ना। तो जब पूरा विश्व एकाकार होने लगता है अर्थव्यवस्था के टर्म में, पूरे विश्व के बाजारों का एकत्रीकरण होने लगता है, आप मार्केट में जाइए, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो दुनिया के अलग अलग देशों में बनी है लेकिन आपके बाजार में उपलब्ध है। ये वैश्वीकरण का एक अच्छा उदाहरण है ना। तो हम इसको जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है, इसके 5 मुख्य अंग कौन कौन से हैं। फिर हमें पता चलेगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या है। आप देखोगे आपके आसपास के बहुत सारे लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हुए आपको मिल जाएंगे। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी क्या है और इसकी क्या भूमिका है वैश्वीकरण में, हमारे देश के विकास में, आर्थिक विकास में, हमारे आपके जीवन में, इसको हम जानेंगे। इसके बाद वैश्वीकरण और बाजारों का एकीकरण हम देखेंगे, जो कि अभी मैंने आपको बताया, और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कौन से कारक हैं, क्या कारण है, कैसे वैश्वीकरण संभव हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। भारत में वैश्वीकरण की क्या स्थिति है, इसकी शुरुआत कब से हुई है, ये हम जानेंगे। हमारी आर्थिक नीति 1991 में जो लाई गई, जिसका अर्थ क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसका प्रभाव तब क्या पड़ा और अब क्या पड़ रहा है हमारे आपके जीवन पे, हमारे समाज पे, हमारे देश पे, देश की आर्थिक व्यवस्था पर, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, विश्व व्यापार संगठन के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद बिहार में वैश्वीकरण को भी देखेंगे देश के बाद, कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या हुए हैं। अंत में हमारे दैनिक जीवन पर वैश्वीकरण कैसे प्रभाव डालता है, हम इसको भी देखेंगे, और हमारा चैप्टर इसके साथ ही समाप्त हो जाएगा। अगले चैप्टर को देखते हैं, जो कि हमारा अंतिम चैप्टर है, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जो हमारे और आपके जीवन, हालांकि सारे चैप्टर संबंधित है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा संबंधित है। कैसे? तो हम उपभोक्ता और उपभोक्ता जागरण के विषय में समझेंगे। उपभोक्ता कौन है? हम जो चीजों को बाजार से खरीद के उपभोग जिसका कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, हम और आप उपभोक्ता हैं। तो हमारी जागृति क्यों होनी चाहिए, हम में अवेयरनेस क्यों आनी चाहिए, क्यों हमें जानना चाहिए कि बाजार हमें जाना है तो हमें बिल भी लेना है। हम बाजार जा रहे हैं, हम किसी चीज का, किसी सेवा का, किसी सामान का उपभोग कर रहे हैं खरीद करके, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे क्या अधिकार है, हमें क्या सुविधाएं दी गई हैं, ये सब चीजें जानना कितना जरूरी है, इसको इस चैप्टर के थ्रू हम जानेंगे। कैसे उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है बाजार के द्वारा या दूसरी संबंधित चीजों के द्वारा, इसको समझेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 में हमारे देश में आया था, जिसे हम COPPA के नाम से भी जानते हैं, इसके विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद हम उपभोक्ताओं के क्या मुख्य अधिकार हैं, क्या अधिकार हमें दिए गए हैं, क्योंकि हम अधिकार जानेंगे नहीं तो उपभोग कैसे करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अधिकारों के विषय में जानें। उसके बाद उपभोक्ता निवारण की त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था, कैसे जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे उपभोक्ता की समस्याओं के निवारण के लिए व्यवस्था की गई है, इसको समझेंगे। और उपभोक्ता शिकायत कहाँ कर सकते हैं, किन चीजों की शिकायत कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, और उसका क्या मेथड होगा, उसकी क्या विधि होगी, इसको जानेंगे। और तब हम अंत में पढ़ेंगे मानकीकरण चिन्ह, स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स, यानी कि ISI, एग मार्क, हॉल मार्क। आप हमेशा सुनते होंगे एडवर्टाइजमेंट में सुनते होंगे, प्रचार में, कि हॉलमार्क वाला सोना खरीदे, है ना। आप सुनते होंगे कि हॉलमार्क वाला सोना ही शुद्ध होता है। आखिर ये हॉलमार्क क्या है, हम ये जानेंगे, है ना। ये कौन से चिन्ह है मानकीकरण के और ये क्यों दिए जाते हैं, इनसे हम कैसे शुद्धि की पहचान करते हैं, हम इसको समझेंगे। और अंत में उपभोक्ता के कर्तव्य, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग और सूचना के अधिकार के विषय में हम पढ़ेंगे। और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी खत्म होगा और हमारी अर्थव्यवस्था की जो ये पुस्तक है, इसके अध्याय भी समाप्त हो जाएंगे। और फिर हम आएंगे आंसर राइटिंग सीरीज के साथ, है ना। तो ये मैंने बच्चों आपको पूरा का पूरा इस पूरी पुस्तक का एक ओवरव्यू दिया है। इसके बाद हम बहुत जल्दी अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे अगले वीडियो से ही। तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आंसर्स को लिखते भी रहिए, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत सारा आशीर्वाद आप सबको, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले समय के लिए, आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।